हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है नो स्ट्रिंग अटैच। ये एक हॉलीवुड लव रोमांटिक ड्रामा है। चले स्टार्ट करते हैं। मूवी का लीड कैरेक्टर है एडम, जिसको प्ले किया हुआ है स्टीव जॉब्स मूवी वाले एस्टन कटचर ने। हम इसी के हिसाब से मूवी नरेट करेंगे। हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जिसमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जा रही है। इसमें दो बच्चे जिसमें एडम और इमा समर कैंप में हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे एडम रो रहा होता है और इमा को बताता है कि वो इस कैंप में इसलिए आए क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। इमा ये सब सुन रही होती है और इमा बड़ी मैच्योरली एडम के कंधे पे हाथ रखती है और उसे संभालते हुए बोलती है कि कोई जरूरी नहीं कि दो लोग हमेशा हमेशा साथ में रहें। एडम को ये बात समझ में आती, तभी वो इमा से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है। इमा यहाँ पे ना बोल देती है। प्यार ऐसा ही होता है, उम्मीद लड़के कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं। अब स्टोरी हमें 5 साल पहले की दिखाई जा रही है जिसमें इमा 20 साल की हो चुकी है और वो एक पैजामा पार्टी में आई हुई है। यहाँ एडम भी आया हुआ है। दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। कभी दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। पार्टी के बाहर निकलते हैं और इमा यहाँ पे एडम को कल के फंक्शन के लिए बुलाती है। यहाँ पे फंक्शन के बारे में एडम को कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, ये फंक्शन इमा के फादर का फ्यूनरल था। एडम इमा के घर पे पहुंचता है और वो देखता है कि वो एक फंकी सी ड्रेस में आया हुआ है। उसे पता नहीं था कि ये फ्यूनरल है, तो उसे उसी हिसाब से ड्रेस करनी थी। अब वो उस फ्यूनरल में सबसे अलग दिखाई दे रहा था। दोस्तों, यहाँ उसका पोपट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसकी मॉम और उसकी सिस्टर से मिलता है। इतना सब पोपट होने के बाद इमा एडम को बोलती है कि वो एलए शिफ्ट होने जा रही है। अब हमें कहानी 1 साल पहले दिखाई दी जा रही है। एडम अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ में एलए की एक मार्केट में शॉपिंग कर रहा है। तभी उसे इमा देखती है। इमा एडम को देख कर बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि ये वो पास के हॉस्पिटल में ही इंटर्नशिप कर रही है। लेकिन एडम ने जैसे ही उसे वेनेसा से मिलाया, इमा थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को नंबर देते हैं और मिलने की बात बोल के वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, अब मूवी प्रेजेंट डे पे आके रुक गई है जिसमें एडम एक टीवी शो के प्रोडक्शन हाउस में असिस्टेंट है, लेकिन वो साथ के साथ स्क्रीन राइटिंग का भी काम करना चाहता है और उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लेकिन वो स्क्रिप्ट के बारे में श्योर नहीं है और वो किसी को वो स्क्रिप्ट दिखाता नहीं है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एडम के डैड एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन एडम उनकी हेल्प कभी नहीं लेना चाहता है। इसी बीच लीना, जो एडम के बॉस की असिस्टेंट है, एडम को बोलती है कि तुम्हें अपने फादर से इस स्क्रिप्ट के लिए हेल्प लेनी चाहिए। कुछ सोचने के बाद एडम अपने फादर के घर निकल चुका है। वो अपने फादर के घर पे पहुंचा हुआ है और उसके फादर उससे मिलते हैं, उसकी स्क्रिप्ट के बारे में बोलते भी हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमें पीछे वेनेसा दिखाई देती है। वो बिकनी में थी, यानी कि दोस्तों उसके फादर और एडम की एक्स गर्लफ्रेंड का यहाँ पे अफेयर स्टार्ट है। एडम वेनेसा को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने फादर को पूछता है कि ये क्या कर रही है। उसका फादर उसे साफ साफ बता देता है कि वो दोनों अब एक साथ में रह रहे हैं। एडम को बहुत कस के गुस्सा आता है और उसने अपने फादर के पेट में एक पंच मारता है और वहां से निकल जाता है। एडम इतना दुखी था कि वो अपने दोस्त ईल के पास जाता है और वहां बैठ के दारू पीने लगता है। उसका मूड बहुत खराब था। उसने वो डिसाइड किया था कि उसके फोन में जिन लड़कियों का नंबर है वो उन सबको एक एक करके कॉल करेगा और उनमें से जो भी उसके साथ सोने के लिए रेडी होगी वो उसके साथ सेक्स करेगा। दोस्तों, एक एक कॉल के बाद वो ड्रिंक करता जा रहा था और उसे पता नहीं था कि वो बहुत ड्रिंक में हो चुका था। दोस्तों, यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। हमें दिखाया नहीं जाता है कि उसने क्या किया है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग में एडम किसी फ्लैट में लेटा हुआ है। उसके शरीर में कोई भी कपड़े नहीं है, केवल एक टॉवेल है। और वो जब आंख खोल के देखता है तो उसके सामने शीरा नाम की लड़की ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। एडम बड़े ही शॉकिंग से पूछता है कि कल रात मैं क्या तुम्हारे साथ सोया हूँ। वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी उसके पीछे से एक भैंसा टाइप का आदमी निकल के आता है और उसकी पैंट एडम की तरफ फेंकता है और बोलता है कि ये पैंट तुम्हारी मेरे रूम पे छूट गई। एडम को लगने लगा कि शायद वो लड़की के साथ उसने सेक्स नहीं किया, इस लड़के के साथ किया। वो बहुत परेशान होता है और फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तभी उस आदमी के पीछे से भी एक लड़की निकल के आती है और एडम के पास आके बैठ जाती है। एडम थोड़ा सा रिलैक्स हो ही रहा था, तभी वो देखता है कि इमा भी उसके पीछे खड़ी हुई है और इमा को देख के वो बहुत डर जाता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ वो हमेशा रहना चाहता था बचपन में, आज वो उसके सामने खड़ी है, लेकिन वो किसी और के साथ सेक्स कर चुका है। यहाँ सब लोग मिलकर एडम को रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं और इमा यहाँ पे बताती कि उसने इमा को भी कॉल किया था, इसीलिए इमा ने उसको यहाँ पे बुलाया। लेकिन यहाँ आने के बाद दारू के नशे में एडम सोचने लगा कि वो उसके घर पे है और डांस करा और अपने सारे कपड़े उतार दिया। इमा एडम को अपने रूम में लेके जाती है और उसके कपड़े देती है और साथ ही साथ यहाँ पे एडम ने बताया था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके फादर के साथ में रह रही है, इस वजह से उसने ये सब काम किया। दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, दोनों के बीच में सेक्स हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले इमा एडम को बोलती है कि जो भी कुछ हम लोगों के बीच में हुआ है वो तुम किसी से बताना नहीं। एडम यहाँ पे हाँ बोल देता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग एडम अपने दोस्त के साथ एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। यहाँ पे अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ में रात में क्या क्या हुआ है। तभी वो देखता है कि इमा एक बड़ी सी कार में एक हैंडसम से अपने कोवर्कर के साथ में निकल के आती है। यहाँ एडम बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इमा उसको कुछ ज्यादा भाव नहीं देती है और आगे निकल जाती है। एडम ये देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है। एडम यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इमा के हॉस्पिटल में जाएगा और उसे सरप्राइज देगा। सरप्राइज देने के लिए उसने एक बैलून भी खरीदा था और वो इमा के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इमा ये सब देख के बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रही थी। यहाँ पे एडम को वो साइड में ले जाती है और बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं किसी रिलेशन में नहीं रह सकती हूँ और ये प्यार व्यार मेरे टाइप का है ही नहीं और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये एडम इतनी सारी बातें सुन के वहाँ से चला जाता है। यहाँ इमा अपने फ्रेंड्स से अपना लॉजिक दे रही होती है कि वो एडम को पसंद तो कर रही है, लेकिन वो किसी के साथ भी कमिटमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो ब्रेकअप के लफड़े से दूर रहना चाहती है। एडम एक बार फिर से सैड होकर ड्रिंक करने लगता है। दोस्तों ये लोग एक ही जगह पे जाके ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिससे कि लास्ट डे पे उसने जो भी किया था वो सब कुछ वहाँ पे सबको पता था। एडम ने अपने दोस्त को बोला था कि जो भी उसने इमा के साथ किया वो किसी को बताएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को पता था कि एडम ने किसी के साथ में कल रात को सेक्स किया हुआ है। सारे सीन में एडम का पोपट होता जा रहा था। वो अपने प्यार को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि वो चीजें अपने दोस्तों से बताता था और दोस्तों के साथ वो रायता फैलने लगता था। वो दोनों बैठे ही हुए थे, तभी इमा का मैसेज आता है एडम को कि क्या कर रहे हो। उसका दोस्त बताता है कि एक लड़की रात में तुम्हें मैसेज कर रही है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें बुला रही है। एडम उसके घर पे पहुंचता है और एक बार फिर से दोनों के बीच में सेक्स होता है, लेकिन इस बार हॉस्पिटल जाने से पहले एडम और इमा के बीच में कुछ रूल्स डिसाइड होते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि दोनों केवल सेक्स फ्रेंड है और एक दूसरे का नंबर कभी भी इमरजेंसी कांटेक्ट में नहीं डालेंगे, कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं होगी, कोई कमिटमेंट नहीं होगा और वो एक दूसरे को देख के किसी के लिए भी जेलस नहीं होंगे। दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और उनका रिलेशन आगे बढ़ने लगा। अब दोनों हमेशा मिलते हैं और दोनों के बीच में मिंगल होने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन आउटिंग के टाइम पे इमा अपने फ्रेंड के साथ चिल कर रही थी, तभी एडम उसे देखता है और थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है। यहाँ रूल ब्रेक हो चुका था। रूल सारे इमा ने बनाए थे, लेकिन एडम उनको फॉलो कर रहा था। ये जरूरी नहीं था एडम के लिए कि वो उसको माने ही, लेकिन एडम यहाँ पे जेलस हुआ। थोड़ी देर के बाद हमें दिखता है कि उसका कोवर्कर सैम और एडम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो बोलता है कि तुम इमा के साथ जरूर रह रहे हो, लेकिन वो शादी मेरे साथ में ही करेगी। ये बात एडम को कुछ अजीब सी लगती है और वो सीन यहाँ पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ एडम ने अपनी स्क्रिप्ट अपने बॉस के असिस्टेंट लूसी को दे दिया है और लूसी इसे देखने के लिए रेडी है। तो सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एडम इमा के घर पे पहुंचा हुआ है। इमा और उसके गर्ल्स दोस्तों का टफ डेज एक साथ स्टार्ट होते हैं, इसलिए वो सब के सब एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एडम पहुंचता है। इमा गेट खोलने के लिए मना करती है, लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड गेट खोल देती है। यहाँ पे हमें दिखता है कि एडम ने उसके लिए एक केक लेके आया हुआ है और साथ में एक सीडी भी लाया है जिसमें उसके फेवरेट गाने, जिससे उसको रियलाइज हो कि उसके प्यार के लिए वो लेके आया हुआ है। इमा ये देख के बहुत ही इमोशनल होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि खाली एंजॉय ही नहीं कर रहा, उसके टफ डेज का भी साथी है। दोनों लोग सो जाते हैं और उसके बाद इमा इस मॉर्निंग में एडम को बिल्कुल भी जगाती नहीं है और उसके साथ में ही सो रही होती है। इमा को लगने लगता है कि उसकी फीलिंग कुछ चेंज हो रही है, इसलिए एडम के जागने के बाद वो एडम को बोलती है कि हम दोनों के बीच में जो भी है अब हमें स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि हमारी फीलिंग्स बदल रही हैं और अगर हमें ये स्टार्ट रखना है अब जो भी रिलेशन है, तो हमें किसी और के साथ भी सेक्स करना होगा, जिससे कि जो फीलिंग अभी हम लोगों के बीच में आ रही है वो फीलिंग नहीं आए। एडम ये सब बातें समझ नहीं पाता है और इस सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था। वो हाँ बोलता है और निकल जाता है। उसी रात उसका दोस्त वेलिस और एडम क्रिसमस की पार्टी में दारू पी रहे होते हैं। तभी दो लड़कियां आती हैं और एडम के बगल में बैठ जाती हैं। एडम उन लड़कियों से बात कर ही रहा होता है, तभी वो दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे को प्रपोज करती हैं और किस करने लगती हैं। इसी बीच एडम के दोस्त ने उसकी फोटो ली, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और इमा को भेज देता है। इमा वो फोटो देखती है और बहुत ही गुस्सा होती है कि मैंने तो उसको केवल मिंगल करने के लिए कहा था, ये तो कुछ उम्मीद से ज्यादा करने लगा। इमा एडम को कॉल करती है। यहाँ एडम इमा को जेलस फील कराने के लिए बोलता है कि जैसा तुमने बोला था मैं वैसा ही कर रहा हूँ। इमा ने भी क्रिसमस पार्टी अटेंड कर रही थी और ड्रिंक भी कर रही थी, तो वो ये सब देख के बहुत गुस्सा होती है और ड्रिंक की हालत में ही एडम के घर पहुंचती है और उन दोनों लड़कियों को बाहर निकालती है और उनको खूब गालियां भी देती है और दोनों एक साथ फिर से चले जाते हैं। कुछ वीक का टाइम निकल चुका है और एडम अपने ऑफिस आया हुआ है।
यहाँ पे एडम को एक सरप्राइज पार्टी मिलती है जो उसके ऑफिस के सारे लोगों ने दी होती है। यहाँ पे उसके फादर भी होते हैं और उसके फादर ने एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग भी गा के सुनाया। ये सब देख के और यहाँ एडम का फादर बोलता है कि तुम्हें शाम को डिनर मेरे पास आना है और हम कुछ स्पेशल है वो तुम्हें बताना है। एडम का फादर ये भी बोलता है कि तुम चाहो तो किसी और को भी अपने साथ ला सकते हो। एडम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके फादर के पास उसे फिर से जाना पड़ेगा जहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेनेसा भी मिलेगी। उसने हाथ में अपना दीवार में मारा और उसे चोट लग जाती है। सब लोग मिलके उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और इमा भी वहाँ पे पहुंचती है क्योंकि इमा का नंबर उसके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में था। यहाँ पे उसने रूल ब्रेक किया हुआ था लेकिन इमा ज्यादा ध्यान नहीं देती है। यहाँ पे एडम इमा को सारा कुछ बताता है कि उसे शाम को अपने फादर के घर पे जाना है जहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रहेगी। एडम इमा से बोलता है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा वहाँ पे, इसलिए उसे उसका साथ में चाहिए और इमा यहाँ पे हाँ बोल देती है। इवनिंग में डिनर पर सब लोग मिलते हैं जिसमें एल्विन, वेनेसा, एडम और इमा होती है। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी उसका फादर बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे एक स्पेशल वजह है जिस वजह से बुलाया है। यहाँ पे वेनेसा बोलती है कि तुम्हारे फादर और मैं अब बेबी प्लान कर रहे हैं लेकिन इससे पहले हमें तुम्हारा ब्लेसेस चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन आगे हो। ये सब बातें सुनकर एडम ने अपना सर टेबल पे पटकना चालू कर दिया। तभी इमा उसे रोकती है और वेनेसा के पास जाके बोलती है कि तुम बेबी प्लान कर रही हो, तुम खुद बेबी हो, अभी हमारा बेबी प्लान करने का टाइम नहीं है और तुमने एडम और उसके फादर को चुना। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो कभी ऐसा नहीं करती, मैं हर बार एडम को ही चूज करती। और वहां से उठ के जाने लगती है। यहाँ जाते जाते इमा बोलती है कि एडम उसका बेस्ट सेक्स पार्टनर है और ये सुन के एल्विन और वेनेसा दोनों एम्बैरेसमेंट फील करने लगते हैं। यहाँ से निकल के दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। एडम इमा को थैंक यू बोलता है और एक रियल डेट पे ले जाना चाहता है। चाहे तो वो इसके लिए ना बोल सकती है लेकिन वो केवल ये चीज एक बार ही करना चाहता है जिससे वो उसकी लाइक्स डिसलाइक्स जान सके। और दोस्तों वो नेक्स्ट डे वैलेंटाइन का था। इमा एडम को हाँ बोल देती है और नेक्स्ट डे एडम इमा को पिक करता है हॉस्पिटल से और उसे गाड़ी से लेके जाता है। वो एक शेड्यूल देता है जिसमें ये लिखा रहता है कि उसे दिन भर क्या करना है, कहाँ कहाँ जाएंगे। यहाँ एडम इमा को फ्लावर की जगह कैरेट का गुलदस्ता देता है जो काफी क्यूट रहता है। इमा को ये बहुत अच्छा लगता है कि उसने कोई दिखावा न करके एक सच्ची फीलिंग दिखाने की कोशिश की हुई है। दोनों लोग एक मिनी गोल्फ क्लब में जाते हैं जहाँ इमा बहुत सारे गोल करके काफी खुश हो रही होती है। ये दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे मिल्क शेक एक ही ग्लास से शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे एडम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला ही होता है तभी इमा उसका टॉपिक चेंज कर देती है और उसको रोक देती है। ये दोनों फिर एक रोमांटिक से प्लेस में डिनर करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ एक बार एडम फिर से ट्राई करता है अपनी फीलिंग बताने के लिए लेकिन इमा उसको बोलती है कि तुम हम लोगों के रिलेशन को स्पॉइल कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एडम इमा को आई लव यू बोल देता है और आई लव यू बोलते ही इमा यहाँ बहुत गुस्से में होती है और एडम को धक्के मारते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। तभी वहाँ रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी आती है और सब लोगों के बीच से उन लोगों को बाहर निकाल देती है। दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था। एडम इमा को हॉस्पिटल में ड्रॉप करता है और गाड़ी से निकलते समय एडम इमा को बोलता है कि वो अपना ये रिलेशन खत्म कर रहा है। दोनों अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। स्टोरी 6 हफ्ते आगे आ चुकी है जिसमें हमें ये दिखाया जा रहा है कि इमा बहुत डिप्रेस है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ एडम की स्क्रिप्ट भी लूसी ने अपने डायरेक्टर को दे दी है और उसके डायरेक्टर को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद में आई और उसके अब एपिसोड का टेलीकास्ट भी होगा। इस तरफ इमा अपनी सिस्टर की वेडिंग में पहुंचती है। यहाँ इमा बोलती है कि वो एडम को भूल नहीं पा रही है, वो उसको बहुत मिस कर रही है। उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें उसको कॉल करना चाहिए। इमा थोड़ा सोचती है और फिर एडम को कॉल करती है। एडम का फोन लूसी के हाथ में था क्योंकि उसे किसी को कॉल करना था और उसके फोन का नेटवर्क नहीं था। तभी इमा का फोन आता है और एडम का फोन बजने लगता है। एडम ने इमा का नंबर डू नॉट कॉल हर के नाम से सेव कर रखा हुआ है। लूसी फोन देखती है और बोलती है किसी डू नॉट कॉल हर का फोन आ रहा है, तुम्हें ये उठाना है। एडम बहुत कुछ सोचता है और उसके बाद फोन उठा लेता है। इमा बोलती है कि वो उसको बहुत मिस कर रही है। इमा ये भी बोलती है कि हाँ वो जानती है कि उसने ब्रेकअप किया हुआ है लेकिन फिर भी वो उसको मिस कर रही है। एडम उसे रोकते हुए बोलता है कि पहली बात कि तुमने ब्रेकअप नहीं किया है, हम लोगों के बीच में कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था, और बिजी होने का बहाना करके फोन काट देता है। एडम को लग रहा था कि इमा के प्यार को निकालने के लिए उसे लूसी के साथ हैंगअप करना पड़ेगा। इस तरफ इमा को लगने लगा कि एडम उसकी लाइफ से जा चुका है, इसलिए उसे अब कुछ ना कुछ करके एडम को अपनी लाइफ से दूर जाने से रोकना था। एडम लूसी को लेके अपने घर पहुंच रहा होता है तभी इमा भी अपनी सिस्टर के घर से निकल के एडम के पास पहुंचती है। वो देखती है
कि एडम और लूसी अपने रूम में जा रहे होते हैं। वो छुप जाती है और एडम के जाने के बाद वहाँ से निकल के रोते हुए अपनी सिस्टर को फ़ोन करती है कि एडम उसकी लाइफ से बहुत दूर जा चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। उसकी सिस्टर उसको संभालते हुए बोलती है कि तुम वापस आ जाओ। इमा वापस आ ही रही होती है, तभी उसके हॉस्पिटल से एक मैसेज आता है। ये मैसेज शेरा का था, वो उसको हॉस्पिटल में आने के लिए बोल रही होती है। सीन हमारा लूसी और एडम की तरफ आता है, जिसमें एडम लूसी को किस करने वाला ही था, तभी उसका फ़ोन फिर से बजता है। लूसी उसको बोलती है कि क्या ये कॉल फिर से डू नॉट कॉल हर का है। एडम हिचकिचाता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता। वो जाके देखता है तो इस बार कॉल हॉस्पिटल से था। ये कॉल वेनेसा का था और वो बोलती है कि तुम्हारे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अर्जेंटली आना होगा। एडम लूसी को सॉरी बोलता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल की डोर पे वेनेसा उसे मिलती है और उसका कुत्ता भी उसके हाथ में था। जैसे ही एडम वेनेसा के पास पहुंचती है कि वेनेसा ने उसका कुत्ता उसके हाथ में दे दिया और बोलती है कि इसको और अपने डैड को संभालो, मैं इन सब चीज़ों को संभाल नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारे डैड की केयर नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी बच्ची हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। एडम ट्राई करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है। दोस्तों, शी इज अ रियली विच। एडम हॉस्पिटल के अंदर उसके डॉग को छुपा के ले जाता है और एल्विन को ढूंढता है। वो अपने फादर से मिलता है और यहाँ पे दोनों के बीच में बात होती है। एडम का फादर बोलता है कि मैं एक बहुत ही सेल्फिश मैन हूँ, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मैंने जो किया वो शायद गलत था और मैं गलत हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा हार्ट बहुत प्योर है, अपने हार्ट को हमेशा ऐसे ही प्योर रखना और अपने लाइफ में आई हुई लड़की को कभी दूर नहीं होने देना। एडम यहाँ पे अपने फादर को माफ़ करता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही एडम इमा को फ़ोन करता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे कॉल करो और तुम मुझे ये बोलो कि तुम मुझे मिस कर रही हो, तुम कोई मैसेज मुझे नहीं कर सकती हो। और 6 हफ्ते से मैं यहाँ पे परेशान था, तब तो तुमने जानने की कोशिश नहीं की मैं कैसा हूँ, और आज तुम बोल रही हो तुम मिस कर रही हो। अगर तुम मुझे मिस ही कर रही होती तो तुम मेरे सामने होती, ना कि तुम मुझे फ़ोन से कॉल कर रही होती। दोस्तों, इसी के बीच में एक गाड़ी आके रुकती है और उसके सामने उस गाड़ी से इमा उतरती है। दोनों एक दूसरे को देख के खुश तो थे और इमा उसके पास आना चाहती थी, लेकिन एडम ने उसे रोक दिया। एडम ने बोला कि तुम श्योर हो लो कि तुम्हें मेरे पास आना है, क्योंकि इस बार तुम अगर मेरे पास में आई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इमा कुछ भी नहीं सोचती है और उसके पास आके उसे आई लव यू बोल के किस करती है। दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और दोनों अपने रिलेशन के रूल्स फिर से बनाते हैं और साथ में रहना चालू कर देते हैं। यहाँ पे मूवी एंड होती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।